बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इसमें बोल रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, 10 कार्ड है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। मतलब कि 10 कार्ड्स हैं, पहले कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, फिर तीसरे पे 3, ऐसे करके 10 कार्ड्स हैं। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखा हुआ है, मिक्सड अप थॉरोली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, अब जब उस बॉक्स से एक कार्ड निकाला गया तो हमें क्या पता चला कि जो नंबर आया है वो 3 से बड़ा है। तो देख लो, पहले एक इवेंट आ गया, पहले जो इवेंट अकर हो चुका है वो इवेंट क्या है, ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये इवेंट अकर हो गया। जैसे बोला ना कि बॉक्स से कार्ड निकाला, तो हमें ये पता चला कि वो जो कार्ड है वो 3 से ज़्यादा है। तो मतलब कि अगर मैंने इसको इवेंट ई माना, इस इवेंट को अगर मैंने इवेंट ई माना, तो इवेंट ई अकर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब बताओ कि ये इवन नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि ये इवेंट ई अकर हो चुका है, अगर इसको हमने इवेंट एफ माना तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर द कंडीशन दैट इवेंट ई हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये हमसे पूछ रहा है। समझ में आगे बात, इवेंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देख लो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें बोला है कि लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट मान लिया, बी द इवेंट एट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन, इवेंट मान लिया कि जो नंबर है कार्ड पे वो इवेंट, ये इवन नंबर है। और फिर एक इवेंट बी माना, बी द इवेंट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, निकालना क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर कंडीशन डैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। जब बी अकर्ड हो चुका है तो ए के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपली 1 to 10। ठीक है, ए इवेंट क्या है, ए इवेंट देख लो, द नंबर ऑन द कार्ड इज ड्रॉन इज इवन, तो इवन में क्या आ जाएगा 2 4 6 2 4 6 8 10। बी में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, तो इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला 4 6 8 10। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने सैंपल पॉइंट है इसमें, 2 4 5, तो 5/10। सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, 10 इवेंट्स हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10, ये भी क्लियर है। ये ए की प्रोबेबिलिटी हो गई। बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/10, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/10। यहाँ तक तो क्लियर है, ये ए बी की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन डैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं 4/10, और हमें किससे डिवाइड करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी से हमें डिवाइड करना है, बी की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/10, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आया है। कब, जब बी अकर हो गया, बी इवेंट क्या है कि नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3, तो जब बी अकर हो गया तो ए के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी, ये आ गया 4/7। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 4 में। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल, किसी स्कूल में देर आर 1000 स्टूडेंट, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि सैंपल स्पेस जो होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 1000, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 जो है 1000 स्टूडेंट में से 430 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। अब क्या बोला, इट इज़ नोन डैट आउट ऑफ 430, जो 430 गर्ल्स हैं ना उसमें से 10% जो गर्ल्स है वो क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 430 का 10% क्या हो जाएगा 43, तो 430 में से 43 गर्ल्स क्लास 12th में पढ़ती है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे इवेंट पहचानना इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12 गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब यहाँ पे क्या, ये जो गिवन दैट लिखता है ना, गिवन दैट के बाद जो प्रो इवेंट लिखा है ना, ये अकर हो चुका है, उसके बाद किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12। पहले कौन इवेंट अकर हुआ है, इसको पहचानना है। ये इवेंट अकर हो चुका है, ये जो इवेंट ई है ना ये अकर हो चुका है, तो इस इवेंट एफ की फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी F/E की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। अब इवेंट पहचानना इंपॉर्टेंट है, आगे बात समझ में। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने मान लिया लेट ई बी द इवेंट दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली, यहाँ पे बोल रहा है ना कि ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12th। तो हमने मान लिया कि लेट ये इवेंट मान लिया बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12th, ठीक है। एंड एफ बी द इवेंट दैट द रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। इवेंट क्या मान लिया कि जो स्टूडेंट है वो क्लास 12th में पढ़ती है, और एफ इवेंट हमने क्या माना कि रैंडमली चूजन स्टूडेंट गर्ल है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये। तो सबसे पहले ई इवेंट लिखेंगे। ई इवेंट क्या बोला है, डिनोट द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12th। तो देखो कितने स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ते हैं, 430। टोटल कितने स्टूडेंट है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है ना जो क्लास 12th में, टोटल गर्ल्स स्टूडेंट कितने हैं, 430, ठीक है ना, 430 है ना टोटल गर्ल्स स्टूडेंट। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो जाएगी हमारा 430/1000। ये हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 0.43 के। अब ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ कि जो गर्ल स्टूडेंट है, टोटल तो 430 गर्ल्स स्टूडेंट है, उसमें से कितनी स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ती है, यही हो गया ना इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या हो गया, 43 गर्ल्स, 10% है ना, तो 430 का 10% क्या हो जाएगा, 43। तो 43 गर्ल्स जो है वो क्लास 12th में भी पढ़ती है। तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.043। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा 0.043 अपॉन 0.43, ये आ गया 0.1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। इसमें क्या बोल रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई है उसको 3 बार फेंका गया। इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिफाइंड एज बिलो। इवेंट ए कैसे डिफाइन किया, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 क्या आएगा, थर्ड थ्रो में, ये इवेंट ए है। इवेंट बी क्या हमारा, 6 ऑन द फर्स्ट, 6 आएगा फर्स्ट में, एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। 5 क्या होना चाहिए, सेकेंड थ्रो में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन डैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब बी जो है इवेंट वो जब हो जाए तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले कि अगर तुम एक डाई को 3 बार फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। कैसे, ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। अगर इसमें पीएनसी लगाओगे तो क्या होगा, 3 बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है। इस बॉक्स को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 6 है। इस बॉक्स को फिल करने की 6 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या हो जाएगा ये 216। तो 216 आउटकम्स होगा। मतलब कि अगर तुम एक डाई को फेंकोगे तो टोटल 316 और ये 216 आउटकम होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, अगर तुम 2 डाई फेंकते हो तो दो डाई फेंकते हो तो कितने आउटकम होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, 1,1, 1,2, ऐसे ऐसे लेके फिर क्या होता है 1,6 तक आएगा। फिर क्या होगा 2,1, 2,2, ऐसे करके फिर कहाँ तक जाएगा 2,6। इसी तरह से चलते हुए कहाँ तक जाएगा, 2 के बाद फिर 3,1, 3,2 करते हुए 3,6, फिर 4,1, 4,2 करके 4,6, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये 6,5, 6,6। ऐसे इवेंट बनेंगे। तो ये कितने इवेंट्स बन गए, 2 डाई को फेंका तो, मतलब अगर इसको हमने ए इवेंट बोला तो कितने एलिमेंट्री इवेंट्स आ गए, इसमें 36 आ गए। अब 36 में से एक उठा लो, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर 6 बन जाएंगे। कैसे, 1,1,1, 1,1,2, ऐसे बनेगा ना 1,1,3, ऐसे करके क्या होगा 1,1,6। तो इसके एक के क्रॉसपॉन्डिंग 6 बनेंगे। तो 36 के क्रॉसपॉन्डिंग कितने बनेंगे, 36 इंटू 6। तो टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स कितने आ गए, ये सब करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल पीएनसी लगा लो। तो 216 इवेंट्स आ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ए में क्या बोल रहा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 क्या होना चाहिए, थर्ड थ्रो में होना चाहिए। इसको हमने इवेंट ए माना। तो इस इवेंट ए में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, इसमें भी पीएनसी लगा लो। 4 क्या होना चाहिए, थर्ड थ्रो में होना चाहिए। 3 बॉक्स बना लिया।
4 हमारा होना चाहिए थर्ड थ्रो में, तो यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया। तो 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, एक पॉसिबिलिटी हो गई। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6, बिकॉज 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 36। तो ये जो इवेंट है हमारा ना 4 ऑन द थर्ड थ्रो, इसमें टोटल 36 एलिमेंट्री इवेंट्स है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो थर्ड थ्रो में। अब ये तुम बोलोगे कि लिखेंगे कैसे, तो वो फिर अब दिमाग लगाना होगा। देख लो कैसे लिखेंगे। 1,1 के साथ क्या करेंगे, 4 रखेंगे, फिर क्या आएगा 1,1 के साथ हो जाएगा, फिर 1,2 के साथ 4 रखेंगे, ऐसे करके फिर क्या होगा 1,3 के साथ 4 रखेंगे, 1,5 के साथ 4 रखेंगे, ऐसे करके 36 आ गया। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल लिखने की, बस हम ये जानना है कि इस इवेंट ए में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, 36 हो गए, ठीक है। अब बी में क्या बोला है, 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, तो 6 आना चाहिए फर्स्ट में। तो इसका क्या मतलब है, पहले तो ये निकाल लेते एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे, 6 आना चाहिए फर्स्ट में, 3 बॉक्स बना लिया हमने। क्या बोला है, 6 ऑन द फर्स्ट, इसमें 6 आना चाहिए और 5 ऑन द सेकेंड, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, एक पॉसिबिलिटी हो गई, सिर्फ 6 आ सकता है। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, इसके लिए भी एक हो गई। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, इसके लिए तो 6 हो गई। तो टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे, 6। तो ये बोल रहा है कि 6 फर्स्ट में आए, थ्रो में आए, 5 सेकेंड में आए, तो फिर क्या होगा 6 5 को फिक्स कर दो, फिर 6 5 के साथ 1 रखो, फिर 6 5 के साथ 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, तो ये हमारा बी इवेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन डैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो हमें क्या करना होगा, एक तो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, और दूसरा चाहिए हमें बी में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तभी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऑब्वियस सी बात है कि एक यही आएगा, क्योंकि इसमें जो ए इवेंट है इसके लास्ट में जो है, मतलब थर्ड थ्रो में क्या आना चाहिए 4, तो यहीं पे सिर्फ एक आ रहा है थर्ड थ्रो में 4। तो बी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा 6,5,4 आ गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, इसमें बी में कितने इवेंट्स हैं 6, और टोटल कितने हैं 216, तो 6/216 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्री इवेंट है 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट है 216, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/216। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो आ गई 216, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमें 6/216। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/216, और बी प्रोबेबिलिटी बी की क्या मिल गई 6/216। तो डिवाइड कर दो सिंपली, तो आंसर आ जाएगा ये 1/6। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को ना 2 बार फेंका गया, ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज टू बी ऑब्जर्व 6। मतलब क्या हो गया कि ये जो इवेंट है ना, सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ये इवेंट हो गया, ठीक है। अब क्या इवेंट की, किस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, वो देखो। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपियर्ड एट लीस्ट वंस। समझ में आ रही है बात, इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है। ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट हो चुका है। अब जब ये इवेंट हो गया तब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ई इवेंट माना, बी द इवेंट दैट द नंबर 4, जो पहले बोल रहा है ना, सॉरी इस इवेंट को लिख रहा है, इस इवेंट को पहले लिख रहा है कि दैट द नंबर 4 अपियर इज एट लीस्ट वंस। अब एक बार तुम डाई को 2 बार फेंकोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास से जानते हो 36 होते हैं। अब यहाँ पे इवेंट हमने क्या मान लिया कि नंबर 4 अपियर्स एट लीस्ट वंस। 4 जो है ना कम से कम एक बार आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, 2 बार। तो एक तो 4 वाला सीरीज लिख लो, मतलब 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ये तो लिख लिया 4 वाला सीरीज। जैसे 36 एलिमेंट्री इवेंट होते हैं वो कैसे होता है 1,1, 1,2 से लेके 1,6,
फिर 2,1 से लेके 2,6, 3,1 से लेके 3,6, 4,1 से 4,6, 5,1 से लेके 5,6 और 6,1 से लेके 6,6। ऐसे ही होता है ना। तो पहले हमने 4 वाला सीरीज लिख लिया, ठीक है, कम से कम बोला है ना, एक बार 4 आया, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बार भी आ सकता है। तो 2 बार 4 कब आएगा? सिर्फ 4 वाले सीरीज में आएगा, उसके बाद तो आ ही नहीं सकता है। जैसे 4,1, 4,2 ये जो एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है ना, इसी में एक 2 टाइम्स 4 आ सकता है। उसके बाद क्या होगा? फिर 4 किस में आएगा? 1 वाले सीरीज में आएगा तो 1,4। फिर 4 किस में आएगा? 2 वाले सीरीज में आएगा तो 2,4। फिर 4 किस में आएगा? 3 वाले सीरीज में आएगा तो 3,4। फिर 5 वाले सीरीज में आएगा तो 5,4। 6 वाले सीरीज में आएगा 6,4। अब 4 आ ही नहीं सकता है। तो ये जो इवेंट हो गया हमारा, इसमें 4 एटलीस्ट वंस, ये हमारा इवेंट ई हो गया, ठीक है। अब इवेंट एफ पर आते हैं, क्या बोल रहा है ये इवेंट जो है ना, एफ इवेंट, ये अकर हो चुका है, तब ई इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। जो दोनों नंबर आए ना डाइस पे, उसका सम 6 आना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें, एक तो 1,5 हो गया, 1 + 5 6 होगा, फिर 2,4 हो गया, 2 + 4 6 होगा, फिर 3,3 हो गया, 4,2 हो गया, 5,1 हो गया। अब तुम पहले क्या करो कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालो। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ई की। अंडर कंडीशन डैट एंड द सम ऑब्जर्व टू बी 6। ये इवेंट अकर हो चुका है, बोला है ना, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। इसका मतलब कि ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट को हमने, ये अकर हो चुका है, तब ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये हमें चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या, सबसे पहले ये चेक करना होगा ना कि इंटरसेक्शन एफ में टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ देख लो, यहाँ से इंटरसेक्शन ले लो, 2 एलिमेंट्री इवेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 एलिमेंट्री इवेंट्स, एक तो 2,4, एक को 4,2। अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? ई में देखो कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्री इवेंट्स है, और सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है? 36 है। एक डाइस को 2 बार फेंकोगे तो सैम्पल स्पेस जो बनेगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे? 36। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11/36। ये आगे बात समझ में। अब एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एफ में कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 5। तो एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36, ठीक है। यहाँ तक तो आगे बात समझ में। एफ की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी। अब ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ, बस वही। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 2 एलिमेंट्री इवेंट है ना, देख लो ये 2 एलिमेंट्री इवेंट है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन डेट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे हमने 2/36 निकाल रखा, तो उसको यहाँ पे रख दिया न्यूमरेटर में। उसके बाद एफ की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल रखा है? देख लो, 5/36। इसकी प्रोबेबिलिटी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो फालतू निकाल लिया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ई के प्रोबेबिलिटी की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो बिना बात का निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया 5/36, यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 5/36 से, जो हमारी एफ की प्रोबेबिलिटी है उसे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 2/5। ये हमारा आंसर हो गया। 2/5 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखो, फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस्ड अबव वी हैव कंसीडर द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू बी इक्वली लाइकली। अभी तक हमने जो भी जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी 6 एग्जाम्पल्स किए, इसमें जो हमारा एलिमेंट्री इवेंट क्या था? इक्वली लाइकली था, ठीक है। इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट जानते हो किसे बोलते हैं? मतलब जैसे अगर तुमने डाइस को फेंका ना, तो एक डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो सबके आने का चांस बराबर बराबर है। तो अगर तुम डाइस को फेंकते हो तो डाइस के हर एक एलिमेंट्री इवेंट का जो चांस है वो इक्वली लाइकली है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ईच एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वली लाइकली टू अकर। तो यही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वी हैव ऑब्जर्व, हमने क्या कंसीडर द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू बी इक्वली लाइकली एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वाज यूज। जो इक्वली लाइकली का जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट
अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन सैम्पल स्पेस। यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है, वो हमने यूज़ किया, वही बोला। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाज यूज्ड। हाउएवर द सेम डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन जनरल केस। जनरल केस में क्या होता है, जब एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली नहीं हो तो भी जो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला पढ़ाया ना, सेम फॉर्मूला यूज होगा। वेयर द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस आर नॉट इक्वली लाइकली, द प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी एफ बीइंग कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। इसको तो हम लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, बट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है, ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात आ रही है समझ में, ये फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होता है तो कैसे करते हैं, वो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जैसे जब हमारा एलिमेंट्री इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो इस दोनों की प्रोबेबिलिटी तो जैसे वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे, बट ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसको बताया जा रहा है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम ही यूज़ होगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, अब इसको देख लो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। ठीक है, हमने एक क्वाइन को टॉस किया, टॉसिंग अ क्वाइन। इफ द क्वाइन शो हेड, अगर क्वाइन पे हेड आता है, टॉस इट अगेन, उसे दोबारा टॉस करो। बट इफ शो टेल, अगर टेल शो करता है, देन थ्रो ए डाई, तो फिर क्या करो, डाई फेंको। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। ये जो लिखा है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये जो बोल रहे हैं ना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। डाई क्या नंबर देखा है, 4 से ग्रेटर। ठीक है, गिवन डैट, ये जो गिवन डैट के बाद लिखा है ना, ये इवेंट पहले हुआ है। देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, ये जो इवेंट है ना, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, ये पहले हुआ है। तो अगर कम से कम एक टेल आया तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ये उसके बाद हमें निकालना है। मतलब क्या है कि अगर इसको हमने इवेंट ई बोला और इसको हमने इवेंट एफ बोला, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे जो इवेंट्स है ना, वो इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे, वो बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या है कि द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक मैनर कॉल्ड द ट्री डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि अगर हेड आता है, अगर हेड आता है तो क्या करो कि दोबारा क्वाइन फेंको। बट अगर टेल आता है तो क्या करना है, एक हमें डाइस फेंकना है। तो सबसे पहले देखो कि सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। अगर हेड आया तो दोबारा जब फिर तुम क्वाइन फेंकोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक तो हमारा एलिमेंट्री बन गया हेड कॉमा हेड, दूसरा एलिमेंट्री इवेंट बन गया हमारा हेड कॉमा टेल। बट जब टेल आया तब तुम क्या करोगे, डाइस फेंकोगे। तो फिर हमारा एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, टेल कॉमा 1, टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 3, टेल कॉमा 4, टेल कॉमा 5 एंड टेल कॉमा 6, ये एलिमेंट्री इवेंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हेड के बाद की प्रोबेबिलिटी डिफर कर रही है। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2 1/2। ठीक है, अगर तुम एक कॉइन फेंकते हो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2 1/2। अब हेड आ गया तो हेड कॉमा हेड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे टेल कॉमा 1, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो इवेंट्स है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम असाइन करेंगे। अब असाइन करने का एक मेथड भी होता है, क्या होता है ये आगे बताया जाएगा। अभी टाइम बिंग क्या समझ लो कि ये पहले तो समझना है कि ये जो हमारा एलिमेंट्री इवेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, इस दो का जो अकरेंस है ये कम है, इनकी अकरेंस ज़्यादा है। बिकॉज टेल आ गया तो टेल कॉमा 1, इसकी अकरेंस जो है हमारा ज़्यादा है। तो अब देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोल देंगे 1/4। हेड की प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे बोल रहे हैं वो बता देता हूँ, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बोल दिया 1/4। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी हमने बोल दिया 1/2 इंटू 1/12 बोल दिया। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बोल दिया, 1/12।
सबकी, मतलब इन सब 1/3 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने 1/12 बोल दिया, 1/4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/12, टी ये 1/4 कह रहा हूँ, 10,4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/12, 10,5 की भी प्रोबेबिलिटी 1/12 और 10,6 की भी प्रोबेबिलिटी हमने क्या बोल दिया 1,12 बोल दिया। कैसे असाइन किया बता दे रहा हूँ, देखो कैसे असाइन किया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब हमने क्वाइन फेंका हेड और टेल तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फिर दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन रूल, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी समझ लो कैसे मैंने किया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। एक्चुअल में ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी टाइम बिंग समझो क्या बोल रहा हूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये बात आ गई समझ में। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4। अब टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, फिर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना कंडीशनल ये मल्टीप्लिकेशन रूल दिखा देता हूँ। आगे हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस टाइम बिंग समझ लो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी असाइन कैसे कर रहे हैं। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, 1 अगर डाइस फेंकते हो तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 1/2 और 1/6 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/12। तो 10,1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12। सेम लाइन पे इसकी 10,2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12, 1/12 सॉरी 10,3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12। एक्चुअली हम ऐसे करते हैं, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ t,3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर क्या हो जाएगा t,4 की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/12, t,5 की प्रोबेबिलिटी 1/12 और t,6 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/12 होगी। तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर दिया। बट प्रोबेबिलिटी असाइन करने से पहले हमें एक बात को ध्यान में रखना होता है कि सबके प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। हमारा सैम्पल स्पेस यही बन रहा है ना कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं। तो इन सारे 8 एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तभी जाके ये जो हमारा जो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन किया ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए 1, मतलब कि सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे है, सबको ऐड कर दो 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा 1/12, सॉरी 1/2, इन दोनों का सम क्या होगा 1/2। 1/12 कितनी बार ऐड होगा 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा 6/12, तो 1/2। इनका भी सम 1/2 आ रहा है, इन सब का भी सम 1/2 आ रहा है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आना ही था 1। जैसे हमने इस टाइप से जो प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, ये कैसे लिखा आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी समझ जाओ कि ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है, द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक मैनर। यहाँ पे हमने कर दिया आउटकम को, इस तरह से हमने एक ट्री डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर दिया। सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस ये हमारे टोटल 8 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। हेड कॉमा हेड, हेड कॉमा टेल, ये दो आ गए, हेड कॉमा हेड, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा 1, टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 3, टेल कॉमा 4, टेल कॉमा 5, टेल कॉमा 6, ये आ गए टोटल 8 हो गए। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, H, H denote the both tosses result into head and T, I denote the first coin, so first toss result tail and the I किसे रिप्रेजेंट करा हुआ, ये तो यही बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट्स। हमने सबकी प्रोबेबिलिटी देख लो ऐसे असाइन कर दी। ठीक है, मतलब देखो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड कॉमा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4, टेल कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर टेल कॉमा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/12, सबकी प्रोबेबिलिटी देख लो 1/12, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12।
अब इवेंट क्या बोल रहा है, लेट एफ बी द इवेंट। इवेंट पे आ जाओ, स्टार्टिंग में क्या बोला है, पहले कौन सा इवेंट हुआ है, पहले ये इवेंट हुआ है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, दो टेल हो। तो कम से कम एक टेल में कौन सा इवेंट, कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स आ जाएंगे, ये तो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक हेड टेल भी आ जाएगा, ये भी एलिमेंट्री इवेंट आ जाएगा, और ये जो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ये भी आ जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट वन टेल में ये आ जाएंगे ना। यहाँ से कितने एलिमेंट्री इवेंट आ गए, 6, और यहाँ से एक आ गया ये हेड कॉमा टेल, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो ठीक है ना, तो देख लो, लेट एफ बी द इवेंट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, तो टोटल आ गए हेड, ये आ गए 7, ठीक है, ये एफ इवेंट मान लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, डाई जो है हमारा नंबर ग्रेटर देन 4 शो करे, वो बताओ। तो वो कौन सा आ गए, दो ही आए, ये दो आ जाएंगे, यही दो आ जाएंगे ना, ये दो, टेल कॉमा 5 एंड टेल कॉमा 6। तो ये जो इवेंट है ना, द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें ये दो एलिमेंट्री इवेंट आ जाएंगे, टेल कॉमा 5 टेल कॉमा 6, ठीक है। तो ये आ गया, देख लो, टेल कॉमा 5 टेल कॉमा 6, ये दो एलिमेंट्री इवेंट आ गए ई इवेंट में। अब हमारे पास सबसे पहले इन दोनों का एलिमेंट ये निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट ई होगा, दोनों इवेंट आ रहे हैं ना, टेल कॉमा 5 भी आ रहा है, टेल कॉमा 6, तो ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, ठीक है। अब एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एफ में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है, 2 4 6 7 एलिमेंट्री इवेंट्स है। लेकिन अब अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी बात को समझना है। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखा, सॉरी, अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ को ऐसे लिखा 7 अपॉन टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है 8, अगर जैसे लिखा ना टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पे 8 है, और इसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है 7, 1 2 3 4 5 6, तो अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो गया। ये कब लिखेंगे, व्हेन द इवेंट्स आर, कब, जब इवेंट हमारा क्या हो, इक्वली लाइकली हो, तब हम ऐसे लिखेंगे 7 अपॉन 8, ठीक है, समझ में आना चाहिए ये बात। अगर ऐसे लिखा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें इंडिविजुअल इवेंट्स जो हमारा इक्वली लाइकली नहीं है, तो अगर हमें एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, इस एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, तो हमें इंडिविजुअल हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा 1 टेल कॉमा 2 टेल कॉमा 3 टेल कॉमा 4 टेल कॉमा 5 एंड टेल कॉमा 6 सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। इसको समझना है, बिकॉज एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो टेल को हेड कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी देख लो, टेल कॉमा हेड क्या है यार, ये एक मिनट, हेड कॉमा टेल, हेड कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हेड कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यहाँ पे देख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखा 1/4, यहाँ पे 1/4। फिर क्या बोल रहा है, हेड कॉमा टेल की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, फिर टेल कॉमा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा 1/12, तो फिर 1/12 ऐड किया, फिर टेल कॉमा 2 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इन सबकी प्रोबेबिलिटी है ना 1/12, तो देख लो 1/12 1/12 1/12 सब ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया इसका आंसर 3/4, ठीक है। ये हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब अगर हमें इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो तुमने ऐसे देखा कि अच्छा कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन एफ में, तो कहाँ गया इंटरसेक्शन एफ, हाँ तुमने देखा कि 2 एलिमेंट्री इवेंट है इंटरसेक्शन एफ में, और टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट है सैम्पल स्पेस में, यहाँ देख लो 8 है, तो तुमने लिख दिया 2/8, 2/8 क्या हो गया 1/4, तो फिर गलत हो गया। इंटरसेक्शन एफ के दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हमें इंडिविजुअली ऐड करना होगा, इस बात को समझना है। मतलब दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा। तो टेल कॉमा 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12, तो यहाँ हमने लिखा 1/12। फिर टेल कॉमा 6 की प्रोबेबिलिटी क्या 1/12, तो फिर यहाँ पे हमने लिखा 1/12। इस दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 1/6। आगे बात समझ में। अब हमारा क्या है, पूछ क्या रहा है फाइनल क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, जब एफ अकर्ड हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 3/4, तो क्या हो जाएगा ये 2/9। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके।